आप सुन रहे हैं निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। मौसम न बदलियो अपनो मिजाज, हल्की हल्की बारिश हुई, आंधी हवा का साथ। खाओ पियो न मस्त रहो अपना परिवार का साथ। न आज को किसान वाणी कार्यक्रम लई खन हाजिर छे आपकी बहन माधुरी डोंगरे आपका साथ। तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछांज खेती किसानी संबंधित सामान्य ज्ञान को प्रश्न। तो आज को हमारो प्रश्न छे कि सुनहरो पीलो टेक किना प्रकार का बीज नख दर्शावज। प्रश्न के एक बार फिर से सुनी लो कि सुनहरो पीलो टेक किना प्रकार का बीज नख दर्शावज। न भाई बहनों, इना प्रश्न को उत्तर आप सोची खन राखजो, क्योंकि इना प्रश्न को उत्तर हम आपका देवांगा कार्यक्रम का अंत में। जब तक आनंद लियो न सुनता रहो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनों, हम सभी ई बात से परिचित छे कि कोरोना महामारी का चलता आज लाखों करोड़ों सदस्य अपना परिवार से बिछड़ी गया। न कई परिवार ऐसा भी छे जे कोरोना की जंग लड़ी रहा। असा में हम बस इज बात सोचांज कि हम किना तरीका से अपना परिवार का सदस्य दूर गांव न शहर में रही रहा हमारा रिश्तेदार न की खबर जानी लेवा। भाई बहनों, आज हम मोबाइल फोन का जरिया ऑडियो संदेश से अपना परिवार का सदस्य न की आवाज़ सुनी पावांज, न वीडियो संदेश का माध्यम से हम अपना रिश्तेदार नख देख भी सकांज। न ई सब संभव हुई पायो संचार का साधन से, जेका से हम एक समय में एक से अधिक लोग न सी ऑडियो न वीडियो संदेश का माध्यम से संपर्क करी सकांज। भाई बहनों, आज संचार का साधन की उपयोगिता इतनी बढ़ी गई कि मनुष्य संचार का साधन का बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। भाई बहनों, आज छे विश्व दूर संचार दिवस। एक मनाना की परंपरा 17 मई सन 1865 में शुरू हुई, पर आधुनिक समय में एक की शुरुआत सन 1969 में हुई। तब ऐसी पूरा विश्व में एक बड़ा ही उत्साह का साथ मनाया जाए। भाई बहनों, दूर संचार का साधन आज मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन में पूरी तरह प्रवेश करी चुके हो। पहले जहाँ किना व्यक्ति से संपर्क करना का लेना काफी मुसीबत न आती थी, वहीं आज मोबाइल न इंटरनेट न एक बहुत ही आसान बनाई दियो। यही दूर संचार की क्रांति छे। इन्हीं क्रांति का कारण न केवल अन्य क्षेत्र न में फर्क पड़ियो, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र न में भी इन्हें टेक्नोलॉजी न बहुत काम आसान कर दिया। आज हमारा किसान भाई मोबाइल फोन में इंटरनेट का माध्यम से अगली फसल न को पंजीयन कराई रहा। साथ ज कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर उन्नत खेती भी करी रहा।
भाई बहनों, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल न टेलीफोन, फैक्स, ईमेल ई सभई दूर संचार का साधन का जरिया हमारो जीवन आसान हुई गयो। रेडियो का जरिया हम समाचार, लोकगीत, प्रमुख कार्यक्रम सुनी सकांज। भाई बहनों, जितना ही दूर संचार का साधन हमारा लेन उपयोगी छे, उतना ही हमारा सामने इनकी चुनौती भी छे। इंटरनेट का माध्यम से हमको तुरंत हर चीज को समाधान मिली जाए, पर कई जगह एक उपयोग गलत दिशा में भी हुई रहो। भाई बहनों, आज हम देखी रहा कि हमारा बच्चन की शिक्षा ऑनलाइन चली रही, जेकासी मोबाइल को उपयोग अधिक हुई रहो। एका साथ मोबाइल में गेम खेलने की लत भी बच्चन में देखने को मिली रही। तो भाई बहनों, हमको इन दूर संचार का साधनों को उपयोग बड़े ही सावधानी पूर्वक करने की जरूरत है। न भाई बहनों, ये तो थी आपकी न हमारी आपसी बातचीत। भाई बहनों, हमारे देश में कपास का सफेद सोना का नाम से भी जाने जाए। कपास की रुई को प्रयोग वस्त्र न कपड़ा बनाना में करो जाए। एक साथ कपास का रू कई उपयोग भी छे। भाई बहनों, कपास फसल की अधिक जानकारी का लेन आओ सुनाज ई भेंट वार्ता, जेको विषय छे कपास फसल में वर्तमान न भविष्य में किया जाने वाला कृषि कार्य। इना विषय पर जानकारी दी रहा श्री सतीश परसाई ने इनका से बातचीत करी रहा भाई अखिलेश बरोले। भाइयों, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है भगवंतराव कृषि महाविद्यालय खंडवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कपास अनुसंधान परियोजना में कार्यरत डॉक्टर सतीश परसाई जी। आज हम आपसे जानेंगे कपास की फसल में वर्तमान में और भविष्य में हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो इस विषय में हम आज आपसे बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर सतीश परसाई जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। परसाई जी, हमारे निमाड़ क्षेत्र में हम देखें तो हमारे कई किसान भाई कपास की फसल लगाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कपास की फसल लगाने के पहले हमारे किसान भाई क्या कार्य करें। जैसे अभी कपास की फसल में समय है जी, 15 मई या उसके बाद कपास हमारे किसान भाई लगाए, जहाँ सिंचाई के साधन है जी, और जहाँ सिंचाई किसान के पास नहीं है वो वर्षा आने के उपरांत जून के अंत में या जुलाई के आरंभ में कपास लगाएगा जी। तो अभी किसान भाइयों को जो काम करना है उनमें एक विशेष काम ये है कि वो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि जो कपास किसान मार्च तक रखता है जी, वो कपास के जो ठूंठ है वो खेत में खड़े छोड़ देता है जी। वो सोचता है कि अब खेत तो खाली रहना है तो इनको खड़े रहने देते हैं जी। और जब जून में कपास लगाने की बारी आती तब उनको हटाता है जी। तो ये उन्हें तुरंत हटाना है। और कई जगह ऐसा भी देखा है कि ये कपास की काठी जो होती है वो काट तो लेते हैं लेकिन उसको ढेर लगा करके खेत में रख लेते हैं, जिसका उपयोग आगे जलाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें गलत है। ऐसा करने से इनमें गुलाबी इल्ली नाम का जो कीट है वो आश्रय प्राप्त करता है और वहाँ जीवित रहते हुए और फिर अगली फसल में बहुतायत में आता है। इसलिए इनको हमें तुरंत नष्ट करना है, जुताई करके या काट के, और जो जलाने के लिए निकालने हैं तो वो भी यदि जलाना है तो 2-4 दिन में उनको जला करके समाप्त कर देना। तो ये एक विशेष सावधानी इस समय रखना है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई बीज चुनाव में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। बीज चुनाव में जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, पहली आवश्यकता तो ये है कि किसान भाई करीब सैकड़ों मतलब जातियां जो हैं कपास की, क्योंकि हमारा किसान बीटी कपास लगाता है जी, और बीटी कपास की सैकड़ों जातियां हमारे लिए उपलब्ध। तो उनमें से जो अच्छी जातियां चल रही हैं, उनके क्षेत्र में जो अच्छा उत्पादन दे रही है, उनमें से चुनाव करके किसान जो है वो लगाए। कभी कभी हमने ये देखा है कि किसान किसी जाति विशेष के प्रति उसका रुझान हो जाता है और फिर वो जाति उसे मनमानी राशि देकर के लेना पड़ती है और वो भी लेता है जी। तो लगभग सभी जातियों में 19 या 20 अंतर है।
हाँ, क्योंकि हमारे अनुसंधान प्रक्षेत्र पर लगभग 100 या 100 से ज्यादा जातियां प्रत्येक वर्ष हम उनका परीक्षण करते हैं और हमने जो पाया है कि उनमें जो अंतर है बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो जो अच्छी अपने यहाँ जातियां चल रही हैं उनमें से चुनाव करके लगाएं। और यदि किसी किसान को 10 एकड़ में लगाना है तो मेरा तो उनसे अनुरोध ये रहेगा कि 10 एकड़ में एक ही प्रकार की जाति ना लगाए, उसके स्थान पर वो 3 या 4 प्रकार की जातियां लगाएंगे। उससे क्या हित होगा उसका किसान का कि कभी कभी ये होता है कि कोई विशेष जाति किसी कीट व्याधि से अधिक प्रभावित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है नुकसान हो जाता है। और यदि 10 एकड़ में वो जाति लगी है तो फिर आपका पूरा उत्पादन समाप्त हो जाए। तो इसलिए 3 या 4 प्रकार के जातियां लगाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, अभी गुलाबी इल्ली जब से आई है उसके परिप्रेक्ष्य में हम ये सुझा रहे हैं किसान भाइयों को कि एक समान अवधि में पकने वाली जाति लगाएं। जी, एक समान अवधि में पकने वाली जाति लगाने के पीछे जो तर्क है हमारा वो ये तर्क है कि एक ही समय वो परिपक्व होंगी और एक समय खेत से हट जाएंगी। जी, अभी क्या हो रहा है कि जातियां सैकड़ों हैं, किसान कुछ जल्दी पकने वाली, कुछ मध्यम अवधि में और कुछ देर से पकने वाली लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साल भर वो जो गुलाबी इल्ली नाम का कीड़ा है जो पिछले 2 वर्ष से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रकोप दिखाई दे रहा है देश में, जी, तो ये कीड़े को फैलने में, प्रसारित होने में मदद मिलती। तो इसलिए मेरा किसान भाइयों से कहना है कि अपने विकास खंड स्तर पर ये तय कर ले कि हम कम अवधि में पकने वाली जातियां लेंगे या मध्यम अवधि में, और सारे किसान उन्हें लगाएंगे। जी परसाई जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कपास में खाद और उर्वरक की अनुशंसित मात्रा कितनी लगती है? कपास में खाद और उर्वरक की अनुशंसित मात्रा 150 ग्राम नत्रजन, जी, 75 ग्राम स्फूर और करीब 50 ग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग किया जाता है। जी, और कपास चूंकि लंबी अवधि में पकने वाली फसल है इसलिए इसको जो खाद उर्वरक की मात्रा है वो किश्तों में दी जाती है। जी हाँ, करीब 4 महीने की अवधि तक निरंतर इसको खाद की आपूर्ति की जाती है। तो बोनी के समय जहाँ तक प्रश्न है 15% नत्रजन और 50% स्फुर और पोटाश हम अपने खेत में मिलाते हैं। उसके बाद 1 महीने की फसल जब होती है तो 25% नत्रजन देते हैं, उस समय स्फुर पोटाश नहीं देते हैं। 2 महीने की फसल होती है तो फिर पुनः 25% नत्रजन और शेष जो 50% स्फुर और पोटाश है वो देते हैं। जी, और तीसरा जब महीना होता है तो हम 25% नत्रजन देते हैं और चौथे महीने बाद जो शेष 10% नत्रजन है उसकी मात्रा देते हैं। तो इस प्रकार से खाद उर्वरक की आपूर्ति कपास की फसल में की जाती है। इसमें एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बोनी के समय में तो हम कूनों में खाद डाल देते हैं, बिल्कुल, या जहाँ बोनी बिंदु है। कपास की बोनी तो हम लाइन कतारे करके नहीं करते हैं। कपास को तो वो चौफुली पद्धति से बोते हैं और फिर उसमें गड्ढा करके बोते हैं। तो मतलब जैसे 90 बाई 90 की या 60 बाई 90 की जो भी दूरी किसान रखता है, 3 फीट बाई 3 फीट या 3 फीट बाई 2 फीट, तो उस पे वो गड्ढे करके करता है। तो उस गड्ढे में हम खाद डालते हैं। लेकिन बाद के खाद की मात्रा जो 1 महीने या उसके बाद की अवधि में दी जाने वाली है, उस खाद को सामान्य तौर पे अभी किसान बिखेर देता है। तो किसानों से ये अनुरोध है कि वो बिखेरे नहीं, उसके स्थान पर एक किसान हाथ में शप्पल ले और दूसरा किसान अपना तसले में खाद ले और वो गड्ढा करता जाए उससे, और उसके पीछे जो किसान चल रहा है वो उसमें गड्ढे में खाद डाले। जी, उसका कारण ये है कि जो ऊपर खाद रहता है वो पूरा मात्रा नहीं मिलती, उसकी अधिकतर मात्रा जो है वो बह जाती है।
जब सिंचाई करते हैं। इसलिए संपूर्ण मात्रा या अधिकतम मात्रा कपास के पौधे को मिले, इसलिए हम इसको देते हैं इस पद्धति से। इसको हम कालम पद्धति नाम देते हैं। तो ऐसे खाद उसको देना ज्यादा बेहतर रहेगा। परसाई जी, कपास की फसल में खरपतवार की समस्या भी अधिकतर देखने में आती है। बिल्कुल, कपास की फसल में खरपतवारों की समस्या अधिक आती है, क्योंकि कपास जो है वो खरीफ मौसम की फसल है और खरीफ मौसम में कुछ खरपतवारों की समस्या जितनी भी फसल लगती है उनमें अधिक आती है। तो सामान्य रूप से हम कपास में जो निराई गुड़ाई का काम है खरपतवार नाशकों के द्वारा नहीं करते हैं, क्योंकि खरपतवार नाशकों के प्रति अभी कपास में सहनशीलता नहीं। हालांकि उसका अनुसंधान चल रहा है और बहुत ही शीघ्र ऐसी जातियां आ जाएंगी जो कपास में जिसमें खरपतवार नाशक का हम उपयोग कर सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमें पूरा का पूरा काम यांत्रिक करना है और इसके लिए हमारे निमाड़ अंचल में सबसे अच्छा जो किसान करते हैं वो डोरा या कोल्पा चला करके निराई गुड़ाई करते हैं जी। क्योंकि एक निश्चित दूरी पे कपास लगती है, दोनों तरफ से डोरा कोल्पा चल जाता है और उससे पूरे खरपतवार भी हट जाते हैं और भूमि की गुड़ाई हो जाती है। तो इस प्रकार से खरपतवारों का जो है नियंत्रण कपास की फसल में किया जाता है। जी। परसाई जी, कपास की फसल में रोग और कीटों का प्रकोप कितना होता है और हमारे किसान भाई इसका प्रबंधन कैसे करें? कपास की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप निश्चित रूप से इसमें कीटों की संख्या ज्यादा है जी, रोग बहुत सीमित है जी। या हम ये कह सकते हैं कि कपास की फसल रोगों के प्रति काफी सुरक्षित है। जहाँ तक कीटों के प्रकोप का प्रश्न है, कपास की फसल में अभी तक तो मुख्य रूप से रस चूषक कीटों का ही प्रकोप होता था, पर पिछले 3 या 4 वर्षों से गुलाबी इल्ली की पुनरुत्पत्ति हुई है जी। और जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ कि पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश में गुलाबी इल्ली का प्रकोप पूरे देश में जो हो रहा है उसका सर्वाधिक है जी। और दोनों वर्षों में हमने सघन सर्वेक्षण न केवल खंडवा जिले में अपितु खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर जो हमारे कपास उत्पादक 8 जिले हैं, निमाड़ के सभी जिलों में हम गए हैं। हमारे साथ में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर से भी 4 वैज्ञानिकों की टीम आई थी और हमने करीब 5 दिनों तक इस क्षेत्र में रह करके और सघन सर्वेक्षण किया। उसके उपरांत ये परिणाम हमारे सामने आए। जैसा अभी हमारी बातचीत के दौरान भी आपने बताया कि गुलाबी इल्ली का प्रकोप जो है ज्यादा देखने में आ रहा है निमाड़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूरे देश में। हमने बीज चुनाव के संबंधित भी हमने बातचीत की थी और आपने कहा था कि यदि बीज चुनाव में हमारे किसान भाई समान अवधि की फसलों का यदि चयन करते हैं बिल्कुल तो वहाँ भी गुलाबी इल्ली के प्रकोप से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। लेकिन यदि फसल लगने के बाद यदि इसका प्रकोप देखने में आता है बिल्कुल 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 फसल लगने के बाद, बल्कि एक काम फसल लगने के पहले और बताऊंगा, फिर फसल लगने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बोने का समय, बोने का समय भी महत्वपूर्ण है इस गुलाबी इल्ली के प्रकोप को सीमित रखने के लिए जी। क्या होता है कि हमारे यहाँ जहाँ सिंचाई का साधन के पास है वो मई में बो देता है। अक्षय तृतीया तिथि है, तिथि से वो उस दिन मुहूर्त करता है, उस दिन वो कपास लगाना आरंभ कर देता है और ये फिर कपास जुलाई के पहले हफ्ते तक लगता है जी। तो लगाने का समय जो है करीब 1.5 माह है। अब इसमें जो अलग अलग समय पे लगता है, अलग अलग परिपक्वता का लगता है, तो वो अलग अलग समय पकता है और कीट को फैलने में मदद मिलती है। इसलिए किसानों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक क्षेत्र के किसान एक ही समय लगाएं। यदि सबके पास सिंचाई के साधन है तो मई में लगाएं,
नहीं तो जून में वर्षा आने के बाद ही लगे। ये सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से गुलाबी इल्ली के आने की संभावना, मैंने जैसा कहा कि एक समान परिपक्वता अवधि की जाति लगाएं, और दूसरी सावधानी ये लेना है कि वो एक समय में लगाएं। इसके बाद खड़ी फसल में इस कीड़े के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कीड़ा जो है, हम जब फूल पुड़ी और घेंटे बनते हैं तभी ये आता है, उसके पहले इसकी समस्या नहीं आती। तो जैसे ही कपास में फूल आना शुरू होते हैं तब हमें केवल 4 फेरोमोन ट्रैप या रासायनिक प्रपंच अपने खेत में प्रति एकड़ स्थापित करना है। यदि किसी किसान ने 5 एकड़ में कपास लगाई है तो उसको 20 प्रपंच ऐसे स्थापित करना होगा। ये वो प्रपंच है जिसमें एक छोटे से रबर के सेप्टा या ल्योर में हम कृत्रिम रूप से तैयार करके एक गंध डालते हैं। वो गंध रहती है उस चीज की जो मादा प्रकृति में रहते हुए उत्सर्जित करती है अपने नर को आकर्षित करने के लिए, संयुग्मन के लिए। तो वो गंध हम उसमें सेप्टा या ल्योर में डालते हैं और वो सेप्टा या ल्योर इसमें लगा रहता है। तो इसके कारण जो है हमारी नर पंखियां जितनी भी है खेत में वो इसमें आकर्षित होती हैं और इकट्ठा होती हैं। तो ये करना है। शुरू में हमें कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। कीटनाशक का उपयोग कब करना है ये भी मैं निश्चित रूप से किसान भाइयों को बताना चाहूंगा। विषैले कीटनाशक नहीं डालना है। कम विषैले कीटनाशक जो महंगे नहीं है उनका उपयोग करना। ऐसे कीटनाशकों में हम थाइडियोकार, प्रोफेनोफास या क्विनोलफास या क्लोरपायरीफास का उपयोग करते। लेकिन नवंबर महीने में जब कीट का अधिक प्रकोप हो, अधिक घेंटे लगे हो, तब निश्चित रूप से हमें तेज, विषैले और महंगे कीटनाशकों का उपयोग करना है। इस समय हम लेमडा साइहेलेथ्रिन, इमामेक्टिन बेंजोएट, क्लोरांट्रीनिपाल, फ्लूबेडियामाइड, इन दवाओं का उपयोग करते हैं। दवाओं के उपयोग में मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा। सामान्य रूप से हमारा अनुभव रहा है कि हम किसान को बोलते हैं कि दवा की 25 मिलीलीटर मात्रा एक पंप के पीछे डालना है, और किसान कहता है कि 25 मिलीलीटर में क्या होगा, मैं तो 50 डाल दूंगा। तो दवा के मात्रा में कभी भी किसान मनमानी न करे। जो हमने अनुशंसित मात्रा बताई है उससे ना अधिक डाले ना कम डाले। दोनों चीजें उसके लिए नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए अनुशंसित मात्रा में ही दवा उपयोग। कई बार किसान दवाओं के मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो दवाओं का मिश्रण न डालने सामान्य रूप से इसकी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि बहुत आवश्यक है तो ऐसी परिस्थिति में हम आजकल रेडीमेड मिक्सचर मिल रहे हैं। ये जरूरत कब होगी जब रस चूसने वाला कीड़ा भी है और गुलाबी इल्ली भी है, तब ये जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम रेडीमेड मिक्सचर डालते हैं। यदि हम अलग अलग दवाओं का मिलान करते हैं तो हमें उसकी जानकारी नहीं है, ना विक्रेता को, कि वो मिलाने योग्य हैं या नहीं। और कई बार ये दवाएं जो हैं इनका मिलाना तर्क संगत नहीं होता और ये हमें नुकसान करे। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों से कहूंगा कि वो एक दवा का बार बार उपयोग नहीं करें। सामान्य रूप से हमारा अनुभव रहा है कि वो कोई दवा अच्छी मिल जाती है उसको तो वो बार बार डालता है, और इसके कारण फिर कीट में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बाद में वो कीटनाशक काम करना बंद कर देता है। तो कीटनाशकों के उपयोग के संदर्भ में मैं किसान भाइयों से इतना कहना चाहूँ। जी, तो डॉक्टर सतीश परसाई जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को कपास की खेती में वर्तमान और भविष्य में क्या कार्य करना चाहिए और साथ ही गुलाबी इल्ली के प्रकोप से हमारे किसान भाई कैसे बचे, और यदि प्रकोप है तो उसका उपचार किस प्रकार से करें, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम। भाई बहनों, अभी हमने सुनी ई भेंट वार्ता जेको विषय थो कपास फसल में वर्तमान न भविष्य में किया जाने वाला कृषि कार्य। इना विषय पर जानकारी दी रहा था श्री सतीश परसाई न इनका से बातचीत कर रहा था भाई अखिलेश परोले न। भाई बहनों, अब समय छे आज का कृषि समाचार न को। तो आज का कृषि समाचार इना प्रकार से छे।
ताउते तूफान ने बदली अपनी दिशा। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात महाराष्ट्र का तटीय इलाका तक पहुंची रह्यो छ। इना तूफान का आगे बढ़ने की दिशा में बदलाव आया छ। ई महाराष्ट्र का तटीय इलाका से करीब 120 से 150 किलोमीटर की दूरी से गुजरियो। कर्नाटक, गोवा न महाराष्ट्र का तटीय इलाका में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार हवा चली। न अब भारी बारिश हुई रही न तूफान को असर हमका निमाड़ अंचल में भी देखने का मिलियो। आंधी तूफान का साथ साथ कई स्थान पर बारिश भी हुई, जेका सी हमका गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। न एको असर 2 से 3 दिन रहने वालों छे। न एकासी एक फायदो ई भी छे कि इना समय निमाड़ अंचल में जी ग्रीष्मकालीन कपास बोएल छे न कुछ किसान नखा बौनी करनु छे, उनका इना पानी से लाभ मिलेगा। न भाई बहनों, ई तो था आज का कृषि समाचार। न आओ अब थोड़ो मनोरंजन करी लेवाज न सुनी लेवाज यो मधुर सो निमाड़ी लोकगीत जेका गायोज राधे श्याम चौरे न साथी न। भाई बहनों, अभी हमने सुनियो ई निमाड़ी लोकगीत जेका गायो थो भाई राधे श्याम चोरे न साथी न भाई बहनों, अब आपके बताई देवांज मौसम की जानकारी। आज सूर्योदय सुबह 5 बजी न 45 मिनट पर हुयो न सूर्यास्त शाम 6 बजी खन 55 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। न भाई बहनों, ये तो थी मौसम की जानकारी। न अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्न को उत्तर देना को। तो हमने आपसे प्रश्न कर्यो थो कि सुनहरो पीलो टेक किना प्रकार का बीज नख दर्शावज। न इना प्रश्न को उत्तर छे कि सुनहरो पीलो टेक ब्रीडर बीज नख दर्शावज। एका साथ फाउंडेशन बीज नको सफेद टेक, पंजीकृत बीज नको ओपल ब्लू टेक न प्रमाणित बीज नको हरो टेक होय। न भाई बहनों, इना प्रश्न का उत्तर का साथ आज को किसान वाणी कार्यक्रम को समय यहाँ पूरो हुयो। तो आज्ञा दो आपकी बहन माधुरी डोंगरे ख। राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की
सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान